हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है आर्द्रता। आर्द्रता से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। प्लीज़ हमारी मदद करें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्द्रता से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप जलवाष्प ही, जिसको जो वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप को ही जलवाष्प कहा जाता है। तो जल का गैसीय रूप बोले तो जलवाष्प से ही वायुमंडलीय आर्द्रता है। क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होता है? जो वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैस होता है, जल का समूह, जल का गैस, जो जल गैस के रूप में होता है वही जलवाष्प है। और वही क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता है। जब जल में जब जल में वाष्प रहेगा, जल गैस के रूप में रहेगा, उसमें पानी रहेगा, जल में नमी रहेगा, तो उसे आर्द्रता कहा जाता है उस वायु को। तो वायुमंडल कैसे रहेगा? वायुमंडलीय आर्द्रता इसे कहा जाता है जब जल गैसीय रूप में जलवाष्प में होता है। तो यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण करता है, उसके बाद विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचता है। तो ये आर्द्रता कहाँ से होती है? पृथ्वी पर वाष्पीकरण से ये आर्द्रता होती है, और कई रूपों में ये वायुमंडल में पहुंचती है। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जल को गैस या वाष्प में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मेन पॉइंट क्या है कि जल को यदि वाष्प में बदलना है, गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे आर्द्र ऊष्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्र ऊष्मा भी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में शीत ऋतु की अपेक्षा इसकी मात्रा अधिक होती है। ग्रीष्म ऋतु में कम होता है, शीत ऋतु में ज़्यादा होता है। फलस्वरूप मौसम उमस भरा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम उमस भरा रहता है, इसलिए कि ग्रीष्म काल में आर्द्रता कम होती है और शीत ऋतु में ज़्यादा होती है। तो शीत ऋतु में इसीलिए ठंडी पड़ता है। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर जो वायु में निश्चित आयतन है उस पर अधिकतम नमी है, नमी धारण करने की क्षमता उसके अंदर है, तो उसे ही आर्द्रता सामर्थ्य कहा जाता है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा, नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। वायु जितना ज़्यादा गर्म रहेगा उतना ही ज़्यादा वो नमी को धारण करेगी, पानी को अपने अंदर अवशोषित करेगी, उसी को आर्द्रता सामर्थ्य कहा जाता है। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। नमी की मात्रा, जिससे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, जिससे ऊपर की ओर जाएंगे ये क्या है? अक्षांश बढ़ता हुआ जा रहा है। दक्षिणी ध्रुव पर आएंगे तब भी अक्षांश बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के आसपास ऑलरेडी वो ठंडा रहता है। तो इसके लिए नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार क्या होती? घटती जाती। नमी उतरा नहीं वायु में होता, इसलिए कि ऑलरेडी वहाँ पर ठंडी हवाएं, अर्थात उष्णतर कटिबंध में नमी का प्रतिशत 2.6 और मध्य अक्षांश पर 50 डिग्री पर नमी का प्रतिशत 0.9 तथा 70 डिग्री अक्षांश के ऊपर नमी का प्रतिशत 0.2 ही रह जाता है। तो उष्ण कटिबंध में 2.6 है और मध्य अक्षांश 50 डिग्री पर नमी का प्रतिशत कितना है? 0.9 तथा 70 डिग्री अक्षांश पर कितना है? 0.2। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में समस्त नमी का 90% सिंचित रहता है। धरातल से यदि ऊपर आप जाएंगे 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल में जो नमी है 90% नमी सिंचित होती है 5 किलोमीटर धरातल से ऊपर की ओर। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो जो वायु का निश्चित आयतन है
उसमें जो उपस्थित कुल नमी होती है, नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। निश्चित आयतन पर वायु में जितनी भी नमी की मात्रा उपस्थित होती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। तो यह आयतन क्या करता है? यह आयतन वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। इसे प्रति घन फुट पर ग्रेन में तथा प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रति घन फुट है तो उसको ग्रेन में, और प्रति घन सेंटीमीटर है तो ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य, जिसमें अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है, तथा उसकी निरपेक्ष आर्द्रता, जिसके मौजूदा आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा है, मतलब आर्द्रता सामर्थ्य है। आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब अत्यधिक नमी धारण करने वाली वायु को आर्द्रता सामर्थ्य कहा जाता है। और उसकी निरपेक्ष आर्द्रता किसको कहा जाता है? मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा, जितने भी आर्द्रता उसमें मौजूद है उसकी मात्रा कितना है, तो इन दोनों के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। तो आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब होता है अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता जिसके अंदर है। जो वायु सबसे गर्म होगी उसके अंदर नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो आर्द्रता सामर्थ्य है। और निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब कि उसमें कितना मौजूद है, आर्द्रता कितनी मात्रा में मौजूद है, तो इन दोनों का अनुपात निकाला जाता है। इन्हीं अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो क्या कहा जाता है कि 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में, 1 किलोग्राम आर्द्र वायु मतलब नमी वाली वायु में मौजूद ग्राम इकाई में, कितनी ग्राम इकाई है, तो ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? विशिष्ट आर्द्रता। इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली आर्द्र हवा में वर्तमान वास्तविक नमी की मात्रा को दर्शाती है। तो इस प्रकार विशिष्ट जो आर्द्रता है वो क्या करती है? निश्चित आयतन वाली जो आर्द्र हवाएं हैं उनमें वर्तमान वास्तविक नमी की मात्रा को दर्शाती है। वर्तमान में कितनी वास्तविक नमी है उसको दर्शाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। हाँ, निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती, कहने का मतलब कि मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा, मतलब निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है कि उस वायु में कितनी आर्द्रता मौजूद है, कितनी मात्रा में, उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं इसमें कमी आती है। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता इसलिए कि सागर है, पानी से भरा हुआ है, तो उस वहाँ की हवाओं में मौजूदा आर्द्रता वास्तविक मात्रा में ज़्यादा रहेगी। महाद्वीप सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक तथा महाद्वीपों पर कम होती है। महाद्वीप पर कम होगी, भूस्थल पर कम होगी, और समुद्र के पास जहाँ पानी है वहाँ ज़्यादा होगी। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक और शीत ऋतु में कम, इसलिए कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? हवाएं गर्म होती है, और गर्म हवाएं में क्या होता है? मौजूदा अपने अंदर आर्द्रता को ज़्यादा अवशोषित करती हैं, तो मौजूदा आर्द्रता उसमें वास्तविक मात्रा में ज़्यादा रहेगा। और शीत ऋतु तो ऑलरेडी ठंडी रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। तो बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन को बताया गया है कि सही बताया गया है यहाँ पर कि ए मतलब आर, ए और आर दोनों सही है। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में क्या दिया गया है व्याख्या में कि वायुमंडल में नमी की मात्रा का संबंध मुख्यतः तापक्रम से होता है, अतः कारण आर सही है। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है।
अक्षांश के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जैसे अक्षांश की ओर बढ़ते जाएंगे घटती जाएगी, इसलिए पहला वाला ऑप्शन भी सही है। अर्थात उष्णतर कटिबंध में नमी का प्रतिशत 2.6, 50 डिग्री अक्षांश पर नमी के प्रतिशत 0.9 तथा 70 डिग्री अक्षांश पर नमी कितना होता है 0.2%। धरातल पर 5 किलोमीटर, धरातल से 5 किलोमीटर ऊंचाई की ओर जाएंगे। 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में 90% नमी मिलती है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नमी और वाष्प तथा तापमान में सापेक्ष संबंध है, अर्थात तापमान बढ़ने पर नमी की मात्रा बढ़ती, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। तो ग्रीष्मकाल मतलब कि गर्मी के समय में आर्द्र ऊष्मा का मतलब होता है कि नमी वाली हवा, तो उसका अनुभव होता है जब उमस वाला होता है, तब जब मौसम उमस वाला होता है तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प में आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित करने में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे आर्द्र ऊष्मा भी कहा जाता है। तो जो जल वाष्प है या गैस है, जल वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊष्मा वो देगा उसके रूप में उसको ऊर्जा एक तरीके से देना होता है, जिसे आर्द्र ऊष्मा भी कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में इसकी मात्रा अधिक होती है, फलस्वरूप मौसम उमस भरा रहता है। जब आर्द्र ऊष्मा रहता है तो मौसम उमस रहता है। आर्द्रता का मापन वायु के प्रति घन फुट पर करेंगे। आयतन का मापन, आर्द्रता का मापन तो ग्रेन में लिखा जाएगा और प्रति घन सेंटीमीटर में, प्रति ग्राम में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता परिणाम है किसका है। आर्द्रता परिणाम है कि हवा में नमी की उपस्थिति को आर्द्रता कहा जाता है। तो आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है। गौरतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें वह जलवाष्प है तो उसी को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। जलवाष्प मतलब कि पानी, हवा में जल है तो उसी को क्या कहा जाता है, आर्द्रता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।